नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ी खबर यह है कि दीपिका के बाद एनसीबी के रडार पर अब बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। अभी तक आपने बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को देखा होगा, लेकिन जल्द ही अब आपको हीरोज नजर आएंगे। एनसीबी इन बड़े नामों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। दीपिका के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें भी कई सारे नाम सामने आ सकते हैं। तो अब ड्रग्स कनेक्शन में, ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है। दीपिका के फोन डिटेल्स के बाद, दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ के बाद अब एनसीबी बॉलीवुड के एक्टर्स पर, बॉलीवुड के हीरोज पर भी एनसीबी की नज़र है। एनसीबी को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनमें बॉलीवुड के बड़े बड़े ये एक्टर हैं, वो निशाने पर हैं। अब जल्द ही इनकी पहचान करके इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके एनसीबी इन ए लिस्ट वाले बड़े नामों को समन भेजेगी और अब इन लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की हीरोइंस के बाद अब बॉलीवुड के हीरोज़ का नंबर आया है। अब उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि ये संभव नहीं कि बॉलीवुड में अगर ड्रग्स चलता है, बॉलीवुड में अगर ड्रग्स की खपत होती है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं कि वो सिर्फ लड़कियां हैं। इसमें बहुत सारे हीरोज़ भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ ही देर में रिया और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आज तक सबसे पहले आपको ये बताएगा कि इन्हें जमानत मिली है या नहीं। हाईकोर्ट में सुनवाई इस समय चल रही है। रिया चक्रवर्ती 20 दिन से जेल में हैं। रिया और शौविक पर जो धाराएं लगी हैं वो जमानती हैं या गैर जमानती, इस पर हाईकोर्ट में बहस हो रही है। हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा है कि सभी धाराएं गैर जमानती हैं, इसलिए जमानत का सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरी तरफ रिया के जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, वो दलील ये दे रहे हैं कि अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 को तुरंत उसी दिन जमानत दे दी गई, तो क्यों नहीं इन्हें भी जमानत दी जाए। सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, क्या खबर है अंदर से, क्या जानकारी मिल पाई अभी? ये रिया चक्रवर्ती के मामले में फिलहाल अदालत जो 27A जो सेक्शन लगाया गया है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट अभी भी चल रहा है। टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लॉ पॉइंट पे डिस्कशंस हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अहम है जो बार बार अदालत की तरफ से पूछा जा रहा है कि इस पूरे मामले में ज़्यादातर जो सेक्शंस लगे हैं वो बेलेबल हैं। सिर्फ एक 27A का जो सेक्शन लगाया है उसकी एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि इस पूरे मामले में उसको लगाया जाना सही है या नहीं है, इस बात पर डिस्कशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। उसके दौरान जो जितने वकील हैं, जैसे चाहे आप सतीश मानी शिंदे ले लीजिए, तारिक सैयद ले लीजिए, जो कि डिफेंस लॉयर्स हैं, जो कि आरोपियों को का पक्ष रख रहे हैं अदालत में, उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि इस पूरे मामले में ज्यादातर जो सेक्शन जो लगाए गए हैं और जो आरोप लगाया जा रहा है कि बड़ा सिंडिकेट है, तो सिंडिकेट के आरोप जो लगने चाहिए, जिसमें जो प्रूफ होना चाहिए, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये तो इंडिविजुअल लोग हैं जो लोग 5-5 लाख तक का अपना इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, तो ये कंजम्पशन का चार्ज लगना चाहिए, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। तो ये तमाम अभी आर्ग्यूमेंट्स अभी चल रहे हैं। लग नहीं रहा है कि आज पूरी सुनवाई खत्म हो पाएगी, तो दूसरे दिन ही, क्योंकि 5 बजे तक अदालत अपना सुनवाई की जो कार्यक्रम होता है वो खत्म करेगा, तो उसके बाद लगता है कि एक दिन और इस पूरे मामले में सुनवाई जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद विद्या हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर पूरी नजर आज तक की बनी हुई है और सबसे पहले हम आपको खबर देंगे, लेकिन विद्या ने यह कहा है कि हो सकता है कि आज इस पर फैसला ना हो और हमें इंतजार करना हो, यानी कि रिया और उसका भाई शौविक आज रात भी जेल में ही रहेंगे। ये खबर भी मुंबई से ही जुड़ी हुई है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष इंसाफ के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी से मिली हैं। राजभवन में मुलाकात में पायल के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद रहे। पायल अनुराग की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। पायल ने कुछ दिन पहले ही अनुराग के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक अनुराग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उनके सामने हमने रखा है कि हमारा जो प्रॉब्लम है कंप्लेन भी कंप्लेन पेपर भी उनको दिए हैं फॉर हिज रिकॉर्ड, और उनको आगे सिक्योरिटी के लिए भी मांग किए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है हम लोगों को, और है हमारे साथ, तो हमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन बाद दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। 19 साल की पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की इस बेटी के साथ 4 दरिंदों दबंगों ने गैंगरेप किया था। लड़की की स्थिति इतनी खराब थी कि 9 दिन तक तो उसे होश ही नहीं आया। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले लोगों की हुई है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मौत पर राजनीति शुरू हो चुकी है। मायावती ने फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर सुनवाई की मांग की है। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फ़ोन पर बात की है और इंसाफ का भरोसा दिलाया है। इस बीच यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को लड़की के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं। सर, जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, उसकी मौत हो गई दिल्ली में, सरकार कहाँ खड़ी है, क्या कहें सरकार? जो हाथरस की घटना है ये हृदय विदारक घटना है और इसमें सरकार की तरफ से जो संवेदना है, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार जो है उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हुए, और ये संवेदनशील घटना है और इसलिए इस पे जो भी कार्रवाई कानूनी एक तो होता है पहलू, जब एफआईआर के लिए आए तो उसको डिले नहीं किया गया था, तुरंत इस पे एफआईआर दर्ज किया गया था और जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया और कार्रवाई चल रही है कानूनी। और मैं इतना कह सकता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी, इसमें कोई ढिलाई नहीं देखी जाएगी। और दूसरी होती है कि इसको किसी, मैं तो इसमें कठिनाई होती है बोलते समय, मगर परिवार को कुछ धनराशि मतलब हेल्प भी दी जाती है। मेरे से ये थोड़ा कठिनाई का लिए होता है, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं भी लगता, मगर वो सरकार ने पूरा का पूरा दिया है और सरकार उनके साथ खड़ी है और पार्थिव शरीर जो है उसको जल्द से जल्द परिवार को मिल जाए और उसके लिए भी पूरा प्रयास हो रहा है और ऊंचे स्तर पे प्रयास हो रहा है, तो वो भी किया जा रहा है। मगर ये घटना जो है वो दिल हिलाती है और जो दोषी हैं उनको एक मिसाल के रूप में उन पे सजा दी जाएगी जो कि कानून के तहत होगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ड्रग्स केस में घिरते बॉलीवुड की यह खबर है। हीरोइंस के बाद अब बड़े हीरोज पर भी एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तलवार लटक रही है। सूत्रों के अनुसार एनसीबी कई बड़े हीरोज की लिस्ट तैयार कर चुकी है और अगली पूछताछ की किश्त बहुत जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन इस बार पूछताछ होगी बॉलीवुड हीरोज से। हीरोइन के बाद अब हीरो का नंबर। एनसीबी के रडार पर अब टॉप एक्टर्स। सवाल तैयार, पूछताछ का इंतजार। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने परेड हो गई। दीपिका से लेकर सारा तक और रकुलप्रीत से लेकर श्रद्धा तक एनसीबी के दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। कड़े सवालों से रूबरू हो रही हैं। कई घंटों तक पूछताछ का सामना करना पड़ा है। 3 बड़ी हीरोइनों पर एक ही दिन में 16 घंटे तक सवालों की बौछार की गई। उनसे ड्रग्स चैट पर सवाल हुए, ड्रग्स के इस्तेमाल पर सवाल दागे गए, पेडलर्स से कनेक्शन पर भी सवाल किए गए। अब नंबर बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं का आने वाला है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कनेक्शन में टॉप एक्टर्स को भी बुलाया जा सकता है। इन एक्टर्स के नाम या तो गिरफ्त में आए ड्रग पेडलर्स ने बताए हैं या अब तक की पूछताछ में रिया से लेकर बाकी हीरोइंस ने इन नामों का खुलासा किया है।
सूत्रों के मुताबिक रिया के कबूलनामे से बॉलीवुड पर ड्रग्स और धुएं का बादल छाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड की नशीली पार्टियों का राज भी खोला। कई नामी चेहरों को बेनकाब किया, कई बड़े नामों से पर्दा हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक रिया के खुलासे से एनसीबी ने 25 फिल्मी हीरो हीरोइंस की लिस्ट तैयार की है। इन्हीं लिस्ट में से कुछ की पेशी हुई और जल्द बाकियों का नंबर भी आएगा। रिया ही नहीं, शौविक ने भी बॉलीवुड पार्टियों की कलई खोल दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने बताया कि बॉलीवुड में पार्टियों का सच क्या है, कैसे चलता है वहाँ ड्रग्स का खेल, कैसे बड़े बड़े सितारे नशे की दुनिया में दम भरते हैं, कैसे ड्रग्स मंडली की घुसपैठ बॉलीवुड तक है। बॉलीवुड की 4 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ करने के बाद एनसीबी सूत्रों की माने तो अब अभिनेताओं का नंबर है। सूत्रों की माने तो मामले की जांच के दौरान एनसीबी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी बिना पर वो जल्द ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी दीपिका पादुकोण के मोबाइल फोन का डेटा भी रिट्रीव कर रही है, यह पता करने के लिए कि क्या वो ड्रग पेडलर से संपर्क में थी या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक रिया, शौविक और पेडलर्स के फोन की फोटोज, वीडियोस और व्हाट्सएप चैट और एसएमएस ने भी काफी बड़े नामों का खुलासा किया है। इससे पहले कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा था कि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच हो तो 90% लोग ड्रग्स लेते मिलेंगे। तो क्या सुशांत मामले की जांच करते करते पूरे बॉलीवुड पर शिकंजा कसेगा? बॉलीवुड के नशेड़ी सामने आएंगे, नशे की पार्टियों से पर्दा उठेगा। बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, किस पर गिरती है गाज, किसके सितारे गर्दिश में आते हैं। मुंबई से मुनीश पांडे, अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। खबर अब दीपिका पादुकोण की है, जिनकी चैट आज भी एक रहस्य राज बनी हुई है। एनसीबी के दफ्तर में दीपिका ने उन कोडवर्ड्स के मतलब बताए जिनका इस्तेमाल उनके चैट में हुआ था। आज तक को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि दीपिका ने कोड को कैसे डिकोड किया। वीड का मतलब मोटी सिगरेट, हैश मतलब पतली सिगरेट। ये वो कोडवर्ड है जिसको दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के आगे डिकोड किया है। माल क्या है? वीड नहीं, हैश चाहिए। दीपिका की इस चैट से जुड़े सवाल जब एनसीबी ने दागे तो 5 घंटे की पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने चौंकाने वाले जवाब दिए। माल के सवाल पे दीपिका ने कहा, हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। हम माल सिगरेट को कहते हैं, सिगरेट हमारा कोड वर्ड है माल। एनसीबी ने दीपिका के चैट से ही जुड़ा दूसरा सवाल भी दागा। फिर हैश क्या है? ये भी आपके चैट का हिस्सा है। दीपिका ने इसका भी जवाब दिया, कहा माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं, हैश और वीड टाइप ऑफ सिगरेट को, यानी अलग अलग ब्रांड के सिगरेट को। एनसीबी इससे आगे बढ़कर फिर सवाल पूछती है कि ये हैश और वीड अलग अलग ब्रांड के सिगरेट कैसे हो सकते हैं। दीपिका ने जवाब दिया, हैश हम पतली सिगरेट को कहते हैं और वीड मोटी सिगरेट को। हम सिगरेट पीते हैं लेकिन वो ड्रग्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सिगरेट के लिए माल इस शब्द का इस्तेमाल करना विश्वासजनक तो नहीं है। अब एनसीबी ही दीपिका के फोन की तहकीकात कर ये बताएगी दीपिका सच बोल रही है या फिर झूठ। दीपिका ने एनसीबी को दिए बयान में ड्रग्स लेने की बात से पूरी तरह इनकार किया। उन्होंने डूब्स को भी सिगरेट ही बताया। मजेदार बात तो ये है कि दूसरे कमरे में एनसीबी के सवालों का सामना कर रही करिश्मा के जवाब भी दीपिका से हूबहू मिल रहे थे। एनसीबी ने इन दोनों के कोड का सच जानने के लिए एक ही तरीका अपनाया। एनसीबी की एक टीम ने करिश्मा को कागज और कलम दिया और उनके सामने 2 सिगरेट रखे, एक मोटी और एक पतली। फिर करिश्मा से कहा गया इन दोनों सिगरेट के आगे नाम लिखो। करिश्मा ने पतली सिगरेट के लिए हैश लिखा और मोटी सिगरेट के लिए वीड। यही बात, यही कोड दीपिका पहले ही बता चुकी थी। दोनों के कोड एक थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसका एक ही मतलब है। दोनों पूरा होमवर्क करके आई थी। दोनों ने कोड और उनका मतलब भी अच्छी तरह समझ लिया था। यही वजह है कि दोनों के जो कोड थे वो एक ही तरह से डिकोड हो रहे थे। लेकिन अभी जांच की आंच बाकी है, क्योंकि एनसीबी ने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस दीपिका, सारा, श्रद्धा का फोन भी रख लिया है। अब ये तीनों हीरोइनें कितना सच बोल रही हैं, कितना झूठ, इसका पर्दाफाश इनका मोबाइल ही करेगा। सूत्रों की माने तो इनके फोन से ही ड्रग्स का गहरा राज खुलेगा। मोबाइल फोन का डेटा निकालकर सच्चाई जानने की कोशिश हो रही है। जिस तरह एनसीबी ने सवालों की फेहरिस्त तैयार कर रखी थी, दीपिका और करिश्मा भी जवाब तैयार कर लाए थे। अब
मोबाइल की तहकीकात होने के बाद ही पता चल पाएगा कि तैयारी किसकी बेहतर थी। एनसीबी हर तरह से जांच कर रही है और उस सुराग को खोजने की कोशिशों में जुटी है। दीपिका के कोड वाली थ्योरी की काट निकालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि उनके फोन को फॉरेंसिक एंगल से खंगाला जा रहा है, क्योंकि अब एनसीबी उनके फोन को डिकोड करने वाली है। मुंबई से शमस्तायर खान और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 106 दिन हो चुके हैं, लेकिन मिस्ट्री अभी भी बाकी है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। आज तक को एम्स की रिपोर्ट को लेकर मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसमें यह कहा गया है कि सुशांत की विसरा में जहर नहीं मिला, लेकिन हत्या की थ्योरी ही खत्म हो गई हो, ऐसा भी नहीं। सुशांत मौत केस में बड़ा खुलासा। एम्स जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला। कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं। सीबीआई से अलग नहीं एम्स रिपोर्ट। सुशांत की मौत के 106 दिन बाद उम्मीद बनी है कि सच से पर्दा उठेगा, मौत की मिस्ट्री खुलेगी, हत्या या आत्महत्या का सस्पेंस खत्म होगा। एम्स की हाई प्रोफाइल टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा की जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। एम्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के जिस्म में कोई जहर नहीं मिला। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की विसरा रिपोर्ट में कोई जहर नहीं पाया। मतलब एम्स रिपोर्ट ने जहर वाली थ्योरी को नकार दिया है। विसरा की जो जांच हुई थी वो मुंबई की कलीना लैब ने की थी और उससे विसरा के जितने भी नमूने मिले थे उसमें से 80% का इस्तेमाल कर लिया था और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को नेगेटिव बताया था, यानी कि कोई भी जहर या केमिकल जहरीला उसमें नहीं मिला है किसी भी बॉडी के पार्ट में। अब जो एम्स फॉरेंसिक लैब ने इसकी जांच की है, जो 20% विसरा बचा हुआ था उसकी जांच की है, उसमें ये परिणाम निकल के आया है कि उस जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं इनको, उनमें किसी भी तरह का केमिकल या उसमें किसी भी तरह का पॉइजनस जहरीला पदार्थ नहीं मिला है। सुशांत के परिवार ने सुशांत की हत्या का शक जताया था। पिता के सिंह ने सीधे सीधे रिया पर जहर देने का आरोप लगाया था, लेकिन एम्स की रिपोर्ट ने सुशांत के पिता के इल्जाम को खारिज कर दिया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहर की थ्योरी पर से तो पर्दा उठ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझ गई है। अभी रिपोर्ट सीबीआई के पास आई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई एम्स की रिपोर्ट का मौजूदा सबूतों से मिलान करेगी, वारदात के रिक्रिएशन और क्राइम सीन की रिपोर्ट को आपस में मिलाएगी, गवाहों के बयानों को कसौटी पर कसेगी। सीबीआई की फाइंडिंग्स और मेरी फाइंडिंग्स एक ही है। कुछ लीगल इश्यूज पे हमें जानकारी चाहिए थी जो हमने सीबीआई से ले ली है और कंक्लूसिव रिपोर्ट और कंक्लूसिव फैक्ट पर हम पहुंच गए हैं कि ये होमिसाइड यानी मर्डर है या फिर ये सुसाइड है। तो जो मतभेद की बात हो रही थी और एक तरह से समन्वय की बात नहीं हो रही थी, उनको आज उन्होंने खारिज किया है और आज तक को दी एक्सक्लूसिव जानकारी में कहा है कि सीबीआई और मेरी फाइंडिंग्स एक ही है और वो कंक्लूसिव है। एम्स की रिपोर्ट ने कूपर अस्पताल को भी क्लीन चिट नहीं दी है। कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी खामियां थी। न तो मौत का वक्त लिखा था और न ही कोई चोटों के बारे में कुछ भी जिक्र था। गले के सिग्नेचर मार्क पर भी कुछ नहीं कहा गया था। इस रिपोर्ट में जो कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़रूर सवाल खड़ा हुआ है कि उन्होंने पोस्टमार्टम को जिस तरह से अंजाम दिया उसको बेहद संजीदगी के साथ किया जाना था, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला था। शायद उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतनी ऊपर तक जाएगा और सीबीआई इंक्वायरी होगी और उसके बाद ये चीज़ें अब उनके पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है अपने आप में ये इनिशियल रिपोर्ट सवाल खड़े करती है। एम्स की रिपोर्ट ने ये साफ किया है कि सीबीआई की जांच से अलग नहीं है रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट उसी दिशा में आगे बढ़ी है जिस दिशा में जांच चल रही है। एम्स की रिपोर्ट ने सुशांत की मौत के राज से पर्दा उठा दिया है। हालांकि सीबीआई की माने तो वो एम्स की रिपोर्ट को अपने पहले इकट्ठा किए गए सबूत, जिसमें कि लोगों के बयान, इसके अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस मामले में आरोपी और संदिग्ध हैं उनके जो बयान दर्ज किए गए थे उससे मिलान करेगी और मिलान करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिरकार सुशांत की हत्या की गई थी या ये आत्महत्या का मामला है। सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट कल ही सीबीआई को सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपने के बाद एम्स जांच पैनल के हेड सुधीर गुप्ता ने बताया कि एम्स टीम और सीबीआई दोनों में सुशांत केस में सहमति है, लेकिन विवेचना की जरूरत है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कानूनी पक्ष का भी ध्यान रखना होगा।
14 जून को सुशांत की संदिग्ध हालत में मौत हुई। घर पर ही वो पंखे से लटके मिले। मुंबई पुलिस ने जांच में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगाया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। दबाव बढ़ा तो 19 अगस्त को केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया। फॉरेंसिक जांच का जिम्मा एम्स को सौंपा गया। एम्स की 3 डॉक्टर्स की टीम ने मुंबई जाकर न सिर्फ मौके का मुआयना किया, बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टर से भी सवाल जवाब किए गए। मौत के वक्त के खाली कॉलम पर भी पूछताछ की गई और अब जाकर 38 दिन बाद एम्स की रिपोर्ट आ गई है। उम्मीद है कि अब सीबीआई जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी और सुशांत की मौत का राज खोलेगी। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। छोटा सा ब्रेक। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना